हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों क्या हाल चाल है। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो बच्चों सेल साइकिल क्या होता है देखते हैं। तो बच्चों सेल साइकिल जो होता है वो क्या होता है। सेल साइकिल इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स दैट अकर्स बिटवीन टू कंटिन्यूस सेल डिवीज़न। मीन्स इट इंक्लूड्स all the events that occurs between two continuous cell cycle. Continuous cell cycle। तो बच्चों क्या होता है, जो सेल डिवीज़न होता है उसके अंदर कुछ फेजेस होते हैं जो साइकिल की फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। उन सब इवेंट को कंबाइंडली हम क्या बोल देते हैं, सेल साइकिल। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें कि सेल साइकिल जो है उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो सेल साइकिल के इवेंट को हम मेनली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों? वो जो दो पार्ट होंगे वो होंगे इंटरफेस एंड एम फेज। इंटरफेस एंड एम फेज। बच्चों एम फेज जो है उसका पूरा नाम है माइटोटिक फेज। कौन सा फेज? माइटोटिक फेज। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो इंटरफेज होता है वो एक्चुअल में प्रिपरेटरी फेज होता है जिसमें सारी प्रिपरेशन होती हैं, और एम फेज वो होता है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। इंटरफेज को बच्चों हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं थ्री पार्ट्स के अंदर, और वो जो थ्री पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो बच्चों यहाँ पर G1 फेज जो है ये ग्रोथ फेज 1 या गैप फेज 1 होता है। S फेज जो है बच्चों यहाँ पर वो सिंथेसिस फेज होता है, सिंथेसिस फेज। और जो G2 फेज होता है बच्चों ये ग्रोथ फेज 2 या गैप फेज 2 होता है। तो बच्चों इस तरीके से इंटरफेस होता है जिसमें कुछ प्रिपरेशंस करता है सेल, और एम फेज जो होता है बच्चों इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से फेज हैं वो? एम फेज के अंदर जो दो पार्ट आएंगे वो आएंगे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो बच्चों ये जो सेल साइकिल है उसके सारे इवेंट्स हैं। और बच्चों ये जो सेल साइकिल कंप्लीट करने का जो ड्यूरेशन होता है वो सेल टू सेल या ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। जैसे हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट अराउंड 90 मिनट के अंदर अपना एक सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। ऐसे यदि हम बात करें बैक्टीरियल सेल की, तो बैक्टीरियल सेल जो है वो अराउंड 20 मिनट में अपना लाइफ साइकिल या सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। और यदि हम अपने मेमेलियन सेल की बात करें तो अराउंड 24 आवर जो है उसमें अपना सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। और उनके अंदर फेज होते हैं इंटरफेस, एम फेज, और इंटरफेज का पार्ट है G1, S, G2। बच्चों यहाँ पर इंटरफेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोर देन 95% पार्ट जो है वो सेल साइकिल का इंटरफेज लेता है, और लेस देन 5% पार्ट जो है बच्चों वो एम फेज लेता है। ठीक है बच्चों। तो हम एक बार समझते हैं कि आखिर इन सेल साइकिल के जो फेजेस हैं इनमें मेनली क्या प्रोसेस चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेल साइकिल के इवेंट्स। तो यहाँ पर हम सेल साइकिल को मेनली जो फेजेस हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला फेज G1 फेज, G1 फेज के बाद में S फेज, S फेज के बाद में G2 फेज, और G2 फेज के बाद में ये जो पूरा फेज है बच्चों इसको बोलते हैं हम M फेज। ये M फेज जो है बच्चों इसको हम डिवाइड कर सकते हैं टू सब फेजेस के अंदर। क्या क्या? एक तो कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। और बच्चों यहाँ पर जो कैरियोकाइनेसिस वाले फेज होते हैं उसके अंदर जो सब फेजेस होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है। बच्चों जब एनाफेज कंप्लीट होता है या टीलोफेज स्टार्ट होता है उसके साथ में ही साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ पर एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस इनके बीच में क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता है, बल्कि ये ओवरलैप करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टीलोफेज जो है वो वाले पीरियड में न्यूक्लियस का डिवीजन भी कंप्लीट हो रहा है और साथ में साइटोकाइनेसिस जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों।
अब बच्चों इन सारे फेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो हम देखते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम जीवन फेज की। तो बच्चों जीवन फेज क्या होता है? जीवन फेज वो है जिसके अंदर सेल प्रिपरेशन कर रहा है, यहाँ पे सेल जो है उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है, यानी साइटोप्लाज्म और सेल साइज जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, इस फेज के अंदर सेल क्या करता है? सेल जो है इस फेज में बहुत सारे प्रोटीन के सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव है, सेल जो है वो बहुत सारे काम कर रहा है, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगा? एटीपी सिंथेसिस का काम करेगा, यानी इसमें एटीपी सिंथेसिस भी होगा। बच्चों जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल वो भी डुप्लीकेट होते हैं किस फेज में? इसी फेज में, डुप्लीकेशन। तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो किस फेज में डुप्लीकेट हो जाते हैं? जीवन फेज में डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी आगे एस फेज में, वो सारे एंजाइम्स जो हैं, प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम सिंथेसिस जो है वो भी कौन से फेज में होता है? वो भी जीवन फेज में होता है। ठीक है बच्चों, तो जीवन फेज में मेन इवेंट्स ये हैं। एस फेज की यदि हम बात करें बच्चों, तो एस फेज सिंथेटिक फेज, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस जो है वो कपल्ड होती है किससे? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस से, यानी इस फेज में ही क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। और साथ ही बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जो है वो भी किस फेज में हो जाएगा? एस फेज में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर सेल जो है वो G2 फेज में आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि नॉर्मली जो सेल साइकिल है उसके अंदर कौन सा फेज सबसे बड़ा होता है? या तो एस फेज या फिर जीवन फेज। यदि मेमेलियन सेल की बात करें तो एस फेज होगा, या फिर ये वेरी करता है, जीवन और एस फेज का लेंथ जो है वो वेरी करता है। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई सेल क्विकली डिवाइड कर रहा होगा तो जीवन फेज शॉर्ट होगा, लेकिन यदि कोई सेल स्लोली डिवाइड कर रहा होगा तो जीवन फेज में ज़्यादा टाइम ले लेगा और उसका एस फेज जो है वो रिलेटिवली स्लो हो सकता है। तो जीवन और एस फेज की लेंथ जो है वो वेरी करती है। जो सेल क्विकली डिवाइड कर रहे होते हैं उनमें जीवन फेज रिलेटिवली छोटा होता है और एस फेज बड़ा होता है। बट कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक जीवन फेज में रुके रहते हैं या जीवन फेज में अरेस्टेड रहते हैं, उनको हम परमानेंट सेल बोल देते हैं, और वो जो स्टेज होता है उसको हम G0 स्टेज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर जब सेल एस फेज से G2 फेज में जाएगा तो जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है तो वहाँ पर डीएनए को रिपेयर करने का काम किया जाएगा, यानी डीएनए रिपेयरिंग का काम होगा। बच्चों इस फेज के अंदर भी जो कुछ सेल ऑर्गेनेल होते हैं लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, तो ऐसे कुछ सेल ऑर्गेनेल जो हैं उनका भी डुप्लीकेशन होता है, यानी G2 फेज जो है उसके अंदर भी सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट होते हैं। इसका मतलब यह है कि G2 फेज में भी क्या होता है? सेल का साइज इंक्रीज होता है। बच्चों इस फेज में भी कुछ प्रोटीन बनते हैं। कौन से प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन सिंथेसिस। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है उसका सिंथेसिस, क्योंकि आगे स्पिंडल फाइबर बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, तो G2 फेज में होता है। और लास्टली ये अपना एटीपी कंजर्व करता है और एंटर हो जाता है किसके अंदर? M फेज के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेल साइकिल चल रहा है, इस सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स होते हैं। तो बच्चों देखते हैं चेक पॉइंट। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जीवन फेज में यदि कोई सेल जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है, बल्कि क्या हो गया है, बल्कि वो कुछ परमानेंट ऐसे फंक्शंस करने लगा है जिससे कि सेल डिवीज़न ना हो और सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाए, तो वो सेल जो है वो एंटर हो जाता है किस फेज़ के अंदर? उसको हम बोलते हैं बच्चों G0 फेज़। तो यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर शो किया, ये जीवन के अंदर यदि सेल अरेस्ट हो जाता है तो उसको बोल देते हैं हम G0 फेज़ या क्वोसेंट फेज़। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर चेक पॉइंट की बात कर रहे हैं हम बच्चों। चेक पॉइंट जो होता है वो क्या होता है कि जब जैसे सेल G1 से S में एंटर हो रहा है तो कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर सब्सटेंस होते हैं जो रेगुलेट करते हैं इसकी एंट्री को, कि सेल जो है वो S में एंटर होगा कि नहीं होगा। और ये जो चेक पॉइंट है इसको बोलते हैं हम G1S चेक पॉइंट। बच्चों ये चेक पॉइंट कैसे काम करता है? जैसे ही G1 फेज एंड होने लगेगा उस टाइम पे साइक्लिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और साइक्लिन जो है वो क्या करता है? वो CDK से रिएक्ट करता है, यानी यहाँ पर CDK और
साइक्लिन, CD2 साइक्लिन जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर CD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। और ये CD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जो है बच्चों, यही क्या करता है, यही डिसाइड करता है, यही चेक पॉइंट का काम करता है और S फेज जो है उसके इवेंट को स्टार्ट करवाता है। तो इसका मतलब बच्चों चेक पॉइंट कैसे काम करता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम जो वो साइक्लिन पे डिपेंडेंट है और ये सेल साइकिल को आगे बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चेक पॉइंट पर क्या होता है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और सेल साइकिल जो है वो G1 से यहाँ पर S में प्रोग्रेस कर जाता है। ठीक है बच्चों, ये मेजर चेक पॉइंट होता है। G1 S चेक पॉइंट को मेजर चेक पॉइंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यदि सेल को अरेस्ट होना है या परमानेंट होना है तो उसे इसी प्लेस पे रुक जाना चाहिए, यानी G1 में ही अरेस्ट हो जाना चाहिए। यदि वो एक बार G1 को क्रॉस करके S फेज में आ जाता है तो उसका डिवाइड होना श्योर हो जाता है बच्चों, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है। इसके अलावा जो दूसरा माइनर चेक पॉइंट होता है बच्चों, वो यहाँ पर, कहाँ पर, जो G2 और M के बीच में है वहाँ पर होता है बच्चों। इस चेक पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ये है G2M चेक पॉइंट। G2M चेक पॉइंट जो है बच्चों, यहाँ पर भी सिमिलर टाइप का एक्टिविटी होता है, यानी CD के और साइक्लिन जो है वो रिएक्ट करते हैं और इस चेक पॉइंट पे वो G2 से M में सेल साइकिल को प्रोग्रेस करवा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सेल साइकिल जो है उसको चेक पॉइंट जो है वो डिसाइड करते हैं। बच्चों जब एक बार सेल साइकिल M फेज में आ जाएगा तब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस वाले इवेंट होने लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया हमारा सेल साइकिल कि आखिर सेल साइकिल में कौन से इवेंट कब होते हैं और किस तरीके से इनको रेगुलेट किया जाता है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं माइटोसिस और मियोसिस जो है उनको डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस। तो बच्चों माइटोसिस हो या मियोसिस हो, एक बात ध्यान रखेंगे कि इंटरफेज जो है वो एज इट इज चलेगा, यानी G1 S G2 फेज जो है वो एज इट इज चलेगा, जहाँ पर S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है और जो डिफरेंस आता है वो मेनली M फेज में आता है। तो बच्चों हम मेनली जो पढ़ रहे होंगे वो किसके बारे में, वो M फेज में भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं हम माइटोसिस। तो बच्चों माइटोसिस जो है उसको सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने ऑब्जर्व किया था इन प्लांट सेल और फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था एनिमल सेल के अंदर। तो बच्चों माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है और यहाँ पर जो डिवीज़न होता है क्रोमोसोम का या जेनेटिक मटेरियल का वो इक्वल होता है, तो जो डॉटर सेल बनेंगी वो आइडेंटिकल होंगी। ठीक है बच्चों, तो माइटोसिस जो है उसको हम इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है जितना पेरेंट में होता है उतना ही ऑफस्प्रिंग में भी होता है। ठीक है बच्चों, और ये जो माइटोसिस है वो मेनली कहाँ पर देखा जाता है, माइटोसिस मेनली अकर्स इन मेरिस्टेमेटिक सेल और अनडिफरेंशिएटेड सेल जो होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। तो बच्चों माइटोसिस जो होगा इसके अंदर भी 2 फेज होंगे, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, और यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो सब फेजेस होंगे वो होंगे कौन कौन से, प्रोफेज, यानी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में। तो बच्चों ये चारों सब फेज होते हैं किसके अंदर, माइटोसिस के अंदर। और यहाँ पर एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं बच्चों विद डायग्राम। तो बच्चों जैसे हम एक नॉर्मल सेल को देखते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो थ्रेड लाइक होता है। तो जब प्रोफेज स्टार्ट होगा तो ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली यहाँ पर सबसे पहले जो चेंजेस होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर भी होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होना स्टार्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्म डेंस होने लग जाएगा तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल की विजिबिलिटी घटने लग जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बढ़ जाएगा। फिर बच्चों जो स्पिंडल यहाँ पे सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। जो प्रोफेज होता है उसके अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाएगा और स्पिंडल फाइबर जो है वो अरेंज होने लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, और जब से अरेंज होने लग जाएगा स्पिंडल फाइबर तो ये सेंट्रियोल जो है साथ में मूव करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। और बच्चों ये जिस पोल पे जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो साइटोकाइनेसिस होगा उसका प्लेन डिसाइड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से दूर जाने लगे और
स्पिंडल फाइबर जो हैं वो अरेंज होने लगा है। फिर क्या होता है बच्चों, ग्रेजुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर होने लग जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होने लग जाएगा और अंदर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो धीरे धीरे कंडेंस होने लग जाएगा। वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, क्रोमोसोम के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाएगा। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो काइनेटोकोर की हेल्प से अटैच हो जाएंगे, किससे जाके, वो अटैच हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर से। और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे और ये सेल में डिफरेंट पोजीशन में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्रेजुअली जब प्रोसेस और प्रोग्रेस करेगा तो अल्टीमेटली सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएगा बच्चों, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो फुली कंडेंस हो जाएंगे और फुली कंडेंस होकर के मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज होने लग जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल बच्चों कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाएंगे। तो हम ऐसा बोलते हैं कि कंप्लीट डिसअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंप्लीट डिसअपेयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स and condensation of chromosome and attachment with the spindle fiber mark the प्रोमेटाफेज, यानी कि प्रोफेज का ख़त्म हो जाना और मेटाफेज का इनिशिएशन, इन दोनों के बीच का स्टेज होता है, उसको हम प्रोमेटाफेज बोलते हैं। बच्चों इस फेज़ में क्रोमोसोम जो हैं वो सेल के अंदर किसी भी पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे जो कि ग्रेजुअली मूव करके आ जाते हैं किस पे, मेटाफिजिक प्लेट पे। तो बच्चों यहाँ पर जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है तो वो क्रोमोसोम कैसा दिखता है वो एक बार हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम के थ्रू, कि यहाँ पर प्रोफेज में जब क्रोमोसोम कंडेंस होंगे तो क्रोमोसोम जो है वो कुछ इस तरीके से, प्रो मेटाफेज वाली जो स्टेज है उसमें क्रोमोसोम जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर ये कंडेंस हो जाते हैं। और यहाँ जो थ्रेड है, ये जो आपको क्रोमेटिड दिख रहे हैं, यानी एक क्रोमोसोम के अंदर आपको 2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं, या सिस्टर क्रोमेटिड भी बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन जो है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये अटैच्ड होते हैं किसके ऊपर, ये अटैच्ड होते हैं काइनेटोकॉर्स के ऊपर। तो बच्चों कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम जो होता है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और ये जो एक क्रोमोसोम है बच्चों, इसके ऊपर एक सेंट्रल, यहाँ पर एक 2 सेंट्रल थिकनिंग है, जहाँ पर जो ये अटैच्ड है किससे, क्रोमेटिन मटेरियल से। तो ये दोनों क्रोमेटिड है। यहाँ पर आप डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं 1 क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है। ये 2 क्रोमेटिड क्यों हैं बच्चों इसके पास, क्योंकि एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ होगा तो उस टाइम पे, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे ये डीएनए की कॉपी बन गई होगी, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कुछ इस तरीके से अरेंज हैं। और जब लेट प्रोफेज तक पहुंचते हैं या प्रोमेटाफेज में पहुंचते हैं तो ग्रेजुअली ये यहाँ से बीच से ब्रेक होने लगता है, ताकि हमें सिस्टर क्रोमेटिड जो होती हैं, ये जो 2 क्रोमेटिड हैं, दोनों ब्लू वाली, ये आपस में इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चों ये जो काइनेटोकॉर होता है, इस काइनेटोकॉर के ऊपर एक एक्स्ट्रा आर्म लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है कुछ इस तरीके से, और ये जो है वो बाइंड होती है किससे, या अटैच होती है किससे, स्पिंडल फाइबर से। इसका मतलब यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो काइनेटोकॉर से कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएंगे दोनों साइड में, और ये कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर यदि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो इसी को हॉरिजॉन्टल करके हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया, जिसमें 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड, और ये अटैच्ड हैं किससे, ये अटैच्ड हैं स्पिंडल फाइबर से। तो इसकी हेल्प से ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे जब सेपरेट होंगे मेटाफेज में। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप से क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो गया है किसके अंदर, प्रो मेटाफेज में। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इज मेटाफेज। तो बच्चों मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, इक्वेटर पे, यानी सेल के सेंटर में जो इक्वेटर होगा वहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर हम इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं उसको देख पाते हैं। और बच्चों ये क्रोमोसोम जो है वो मैक्सिमम कंडेंस्ड जो होता है वो इसी स्टेज में होता है, यानी मेटाफेज में ये मैक्सिमम कंडेंस्ड होगा। तो इस तरीके से एक क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेजिक प्लेट पे, ऐसे यदि हम दूसरा क्रोमोसोम बनाए बच्चों, तो दूसरा क्रोमोसोम जो है वो भी कुछ इस तरीके से मान लो यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज होता है। और यहाँ पर जो काइनेटोकॉर है, जो सेंट्रोमियर वाला रीजन है, उस रीजन पे काइनेटोकॉर है, इस काइनेटोकॉर से अटैच्ड होते हैं क्या बच्चों, यहाँ पर अटैच्ड होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर जो है उनका
अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर बच्चों स्पिंडल फाइबर जो है वो 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर जो एक पोल से दूसरे पोल तक डायरेक्ट जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट गया, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर। दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर जो इस तरीके से अरेंज होते हैं और ये एस्ट्रल रेज भी बनाते हैं। और बच्चों तीसरे टाइप जो होते हैं वो काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं, जो किससे अटैच्ड होते हैं, जो काइनेटोकोर से अटैच्ड होते हैं। तो इस तरीके से इनको हम क्रोमोसोमल फाइबर भी बोलते हैं। तो इस तरीके से 3 टाइप के फाइबर यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यह है क्रोमोसोमल फाइबर और काइनेटोकोर फाइबर जो क्रोमोसोम से अटैच है। बच्चों ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो हाईली कॉइल्ड डीएनए है, कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए है, वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है और ये अटैच्ड होता है किससे, काइनेटोकोर से। तो मेटाफेज में सेल के सेंटर में इक्वेटर प्लेन के ऊपर आके क्रोमोसोम जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मेटाफेज के एंड में क्या होगा बच्चों, मेटाफेज के एंड में यानी कि टीलोफेज एनाफेज की बिगिनिंग में क्या होता है कि ये यहाँ से बीच में से ब्रेक हो जाता है, ये यहाँ पे बीच में से ब्रेक हो जाता है और ये काइनेटोकोर के ऊपर, जैसा कि हमने बात किया था, कुछ इस तरीके से आर्म लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उसकी हेल्प से ये क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, एटीपी कंज्यूम करता है और कॉन्ट्रैक्शन करके, जैसे मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों, उसी तरीके से ये मूव करना स्टार्ट करता है। तो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो स्ट्रक्चर में जो चेंज होगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये बीच में से ब्रेक हो गया है और जो सेंटर है उससे तो ये ऊपर की तरफ जाने लगा है, लेकिन आर्म जो है वो ना अपनी पोजीशन में है, तो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, आर्म जो है वो अपोजिट पोल की तरफ फेस करने लग जाएंगे। जो क्रोमोसोम के आर्म्स हैं वो कहाँ फेस करने लग जाएंगे, वो अपोजिट पोल की तरफ इस तरीके से फेस करने लग जाएंगे। और यहाँ पर अब एनाफेज में क्या सिचुएशन हो गई बच्चों, एनाफेज में अब हम देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम जो है उसके पास में एक ही क्रोमेटिड है, एक ही काइनेटोकोर है। तो इस तरीके से सिंगल काइनेटोकोर, और क्रोमेटिड का नंबर जो है बच्चों वो भी क्या होगा, वो भी एक ही होगा। यानी कि जो प्रोफेज और मेटाफेज वाली स्टेज हैं या एस फेज के बाद से ही हम बात करें तो हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होते हैं, लेकिन यदि हम एनाफेज के बाद से बात करते हैं तो वो 2 जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो चुके होते हैं, यानी कि अलग अलग क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये काइनेटोकोर जो है वहाँ से सेपरेट हो गया है क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम जो है वो मूव करने लग जाएंगे कहाँ पर, अपोजिट पोल पे। किसकी हेल्प से, ये जो स्पिंडल फाइबर है इसके ऊपर ये वॉक करते हैं, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो इसके आर्म्स थे उसकी हेल्प से ये यहाँ पर मूव करते जाएंगे, और जो भी पार्ट नीचे आएगा वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। स्पिंडल फाइबर जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के ही तो बने होते हैं बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही तो अरेंजमेंट है। तो जो ब्रेक होता है पार्ट, वो पार्ट जो है यहाँ पर क्या बना देता है, वो यहाँ पर बना देता है इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, यानी बीच में यहाँ पर कुछ फाइबर्स डेवलप होने लग जाते हैं, इसको हम इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, और ये इसको पुश करते हैं क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे। तो बच्चों ये वाली स्टेज जो है वो जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये है मेटाफेज, जबकि ये वाला स्टेज जो है बच्चों वो है एनाफेज। तो आपको ये पता पड़ गया कि मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, 2 क्रोमोसोम। बच्चों क्रोमोसोम का नंबर 2 है, लेकिन क्रोमेटिड कितने हैं, 4 क्रोमेटिड इसलिए क्योंकि एस फेज में डबल हो गए थे। जब एनाफेज में हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, तो उस टाइम पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम है इसके सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो ब्रेक हो चुके हैं, यानी अब एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर कितना हो चुका है बच्चों, एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर हो चुका है 4। यानी यहाँ पर यदि कंडीशन जो है वो 2n थी तो एनाफेज में कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, 4n हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो गए और वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ, कुछ इस तरीके से। और एनाफेज कंप्लीट होते होते क्या होता है, ये अपोजिट पोल के पास में पहुंच जाते हैं। सेल जो है वो अभी तक स्फेरिकल दिख रहा था, एनाफेज में जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सेल जो है वो इलोंगेट हो जाता है, और एनाफेज के एंड के साथ में ही क्या होता है, सेल डिवीजन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं बच्चों वो कुछ इस तरीके से अरेंज होने लग जाते हैं, ताकि सेल जो है, यदि एनिमल सेल की बात करें तो वो सेंटर में से कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जब हम प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे बच्चों, तो टीलोफेज के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पर जो गोल्जी बॉडीज और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो अरेंज होने लग जाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो फॉर्म करते हैं, जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर टीलोफेज में क्या देख रहे हैं आप कि क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स के ऊपर पहुँच गया है, और टीलोफेज के साथ में ही क्या होता है, टीलोफेज में प्रोफेज का उल्टा फंक्शन होता है। जैसे प्रोफेज में हम देख रहे थे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसका रीफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, स्पिंडल फाइबर जो है वो ग्रेजुअली डिसअपियर होने लग जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल जो है वो धीरे धीरे रीअपियर होने लग जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रोसेस चलती है, और टीलोफेज के एंड तक जाते जाते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली बन जाती है, क्रोमोसोम्स जो है वो डीकंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस जो है वो अपीयर हो जाता है, एस्ट्रोरेज और स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर हो जाते हैं। तो इस तरीके से टीलोफेज कंप्लीट हो जाता है। बच्चों टीलोफेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पर एनिमल से लिया है हमने, तो साइटोकाइनेसिस का मेथड क्या दिख रहा है आपको, फरो फॉर्मेशन। जबकि यदि प्लांट सेल की हम बात करेंगे बच्चों, तो प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ये जो 2n सेल थी इसके एनाफेज में जैसे हमने देखा कि ये दोनों अलग हो गए हैं, तो हर सेल में कितना क्रोमोसोम पहुंचेगा, 2 यानी 2n से हर एक सेल जो है वो कैसा रहा, 2n ही रहा, उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है पेरेंट सेल के बराबर रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो माइटोसिस के अंदर डीएनए डबल हुआ था वो एनाफेज में सेपरेट होकर के अलग अलग सेल में पहुंच जाता है टीलोफेज के अंदर, और दोनों सेल जो है वो इक्वल क्रोमोसोम जो है वो कंटेन करती है। तो बच्चों इस तरीके से माइटोसिस वाली प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। बच्चों इसी के साथ में एक और भी इंपॉर्टेंट बात कि कई बार क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो हम कौन से, या नंबर जो है वो हम कौन से स्टेज में स्टडी करते हैं। तो मेटाफेज में हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करना या नंबर जो है वो स्टडी करना प्रीफर करते हैं। बच्चों जब पर्टिकुलरली बात आती है कि हम कौन से स्टेज में क्रोमोसोम का शेप स्टडी करते हैं, तो बच्चों क्या आंसर होगा, एनाफेज में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो चुके हैं, तो अब क्रोमोसोम जो है उसका पर्टिकुलर शेप जो है वो हमें दिख जाएगा, वी शेप, एल शेप या आई शेप जो भी होगा वो हमें यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा माइटोसिस के बारे में, और कुछ स्पेशल टाइप भी देखते हैं माइटोसिस, डिफरेंट टाइप के और स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। तो बच्चों ये एबनॉर्मल माइटोसिस जो है वो देख रहे हैं हम कौन कौन से, इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस या प्री माइटोसिस या इसको क्रिप्टोमाइटोसिस भी बोलते हैं। बच्चों अमीबा के अंदर क्या होता है, माइटोसिस के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर नहीं होता है, और अंदर ही अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिप्टोमाइटोसिस या प्री माइटोसिस या इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। ऐसा ही ईस्ट और फंजाई में भी हम देखते हैं बच्चों, ईस्ट और फंजाई के अंदर भी न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर नहीं होता है, और न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। इसको हम कैरियोकोरोसिस भी बच्चों बोलते हैं फंजाई के केस में। डायनोमाइटोसिस, बच्चों डायनोफ्लैजिलेट के बारे में आपको पता होगा कि इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम का प्रॉपर कंडेंसेशन नहीं होता है, और मीन्स सेल डिवीजन के टाइम पे और नॉर्मली भी जो क्रोमोसोम होते हैं वो प्रॉपर कंडेंस कंडीशन में नहीं होते। इस टाइप के माइटोसिस को हम डायनोमाइटोसिस बोलते हैं। इसके अंदर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर नहीं होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो पार्शली कंडेंस टाइप के होते हैं, लेकिन फुल्ली कंडेंस कंडीशन में नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसको बोलेंगे हम डायनोमाइटोसिस। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बच्चों यदि ऐसा हो कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के डिवीजन को क्या बोल देते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं माइटोसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों जैसा कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इंटरफेज स्टेज। इंटर पीरियड ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यस बच्चों बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है यहाँ पर, इसका मतलब ये स्टेज जो है इंटरफेज जो है पीरियड ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये स्टेटमेंट सही है। ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज, यस बच्चों हमने पढ़ा था कि इंटरफेज जो है उसको हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज में होता है बच्चों, एस फेज में होता है ये, तो इसका मतलब एस फेज जो है वो इंटरफेज का ही पार्ट है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। क्या पूछा था बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था हमें, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एंड इट कवर्स ओवर 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। देन पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, बच्चों पोस्ट माइटोटिक गैप फेज का मतलब क्या हुआ, एम फेज के बाद में जो गैप फेज आ रहा है तो वो कौन सा होगा, वो होगा जीवन फेज। यानी ये कुछ पूछ रहा है हमें जीवन फेज के बारे में, तो जीवन फेज के बारे में कौन सा गलत है, एक्सेप्ट पूछ रहा है ना, यानी कौन सा किसके अलावा बाकी उसके कैरेक्टरिस्टिक है। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, बच्चों यही गलत है क्योंकि ये तो एस फेज में होता है, तो ये आंसर हो जाना चाहिए। बाकी भी देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड होता है बच्चों,
क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होगा तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड जरूर से बनेंगे। मोस्ट वेरिएबल इन लेंथ, यस बच्चों मैंने बताया था कि क्विकली डिवाइडिंग सेल्स जो होती है उनमें क्या होता है और जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होंगे उनमें क्या होगा। एंड नो चेंज इन डीएनए कंटेंट, ये भी सही बच्चों, तो फर्स्ट आंसर परफेक्ट है। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कौन सी फेज में होता है बच्चों, एस फेज में होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, स्पायरिन स्टेज बच्चों, स्पायरिन स्टेज या वुलन बॉल स्टेज जो है वो अर्ली प्रोफेज को ही बोलते हैं, जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और वो क्रोमोसोम जो कंडेंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसकी फॉर्म में दिखाई देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्पायरिन स्टेज। लेट प्रोफेज नहीं बच्चों, अर्ली प्रोफेज होना चाहिए। कांग्रेशन स्टेज, कांग्रेशन मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस होकर के मेटाफेज प्लेट पे आ जाए, कांग्रेशन स्टेज, ये सही बच्चों। इंटरजोनल फाइबर फॉर्मेशन बच्चों, ये तो एनाफेज में ही हो जाता है। रीअपियरेंस ऑफ द ईआरएन गोल्जी बॉडी बच्चों टीलोफेज में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो बच्चों मुझे लगता है कि माइटोसिस जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मियोसिस जो है बच्चों वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।